है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं नंबर्स हमारे, रेशनल और इरेशनल। लेकिन रेशनल में भी है ना कंडीशंस होती है। कैसी कंडीशन होती है? रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसकी भी एक कंडीशन होती है। जैसे हम इरेशनल नंबर, पहले मैं बता देता हूँ होते क्या है। इरेशनल नंबर होते हैं whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर तो मान लीजिए मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया और किसी नंबर का जैसे 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से आ गया। आप देखो यहाँ तक तो ये रिपीट हो, यहाँ तक तो 1 2 3 4 है, फिर ये 1 2 3 4 है, लेकिन उसके बाद फिर 5 6 आ गए। इसका मतलब ये क्या है कि इसमें डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो है डिजिट्स रिपीट नहीं हुई है, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं गया है और डिजिट रिपीट भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो हम किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करें और वो डिवाइड चलता चला जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता है। ठीक है, और इसमें कोई, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं बदल सकते, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में बदलने के लिए कंडीशन ये होती है कि ये रिपीट होना चाहिए, जो कि ये होता है। यानी अगर तो रेशनल नंबर की बात करूं तो ये क्या होगा, दोज नंबर्स which are in the form of p by q, यानी वे नंबर जो p by q की फॉर्म में है, where q does not equal to 0, जहां पे q कभी भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता। एंड तथा इसके अंदर क्या होगा, एंड whose decimal expansion is non-terminating but repeating। इसके अंदर हमने ना अभी तक जैसे 9th में हमने अगर जो बात करी थी, हम 9th में यही सीखा था कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं कि ऐसे नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं रेशनल नंबर में, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिव तो होगा, लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउड होगी। कैसे, पहले तो इसका एग्जांपल दे देते हैं। इसके एग्जांपल के अंदर अगर जो हम बात करें, कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 फ्रैक्शन का कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 भी ले सकते हैं क्योंकि इसके अपोन में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो गए, p बाई q की फॉर्म में हो गए। जब ये p बाई q की फॉर्म में हो गए तो इनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इसका एग्जांपल कि जो डेसिमल एक्सपेंशन जिनका नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हम उनको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, रिपीटिंग हो। जैसे इसका एग्जांपल आप ले लीजिए 1/3 है या 10/3 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 10/3 लेते हैं, इसका क्या होगा 3.3333, ये नंबर ऐसे चलता रहेगा। अगर जो कोई चीज रिपीट होती है तो हम इसको इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, और हमको इसकी वैल्यू पता है ये कैसे निकालते हैं, यानी इसको हम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू p बाई q फॉर्म, और इसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में बदल सकते हैं। अब देखिए
जो रेशनल नंबर होते हैं ना, इसके अंदर हमारे जितने भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर हमारे जो ये p बाई क्यू की फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर क्या है, हमारे जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, इंटीजर्स है, ये सारे हमारी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है, क्योंकि ये सारे के सारे ही p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर जो हम बात करें नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर होते हैं दोस विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन, जो कि वन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ये चलते रहेंगे। तो अभी बताया कि वे नंबर जो कि किससे स्टार्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं, दोस विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट हो। जैसे कि एग्जांपल जो होता है 0 1 2 3, ये इस तरीके से, यानी नेचुरल नंबर से पहले अगर जो जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, आपके होल नंबर्स। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो नेगेटिव भी हो सकते हैं या पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है, ये प्लस में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो नंबर्स हो सकते हैं जो नेगेटिव की तरफ भी बढ़ते चले जाए। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को हम कंबाइन करते हैं, यानी जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को हम इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि सिंपल नाम दे देते हैं कि ये इंटीजर्स है, यानी द नंबर्स which are either negative और पॉजिटिव। जो नंबर्स या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनको हम बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए -3, ये इस तरफ चलता रहा, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से। ये वाले आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो है, ये इस चैप्टर के ये जो पहली जो बेसिक है, यानी जो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ये इसको एलोबरेट कर रहा है, यानी इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि रियल नंबर्स होते क्या। अब हमने ये जान लिया कि भाई रियल नंबर्स के बारे में ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम रियल चैप्टर जो है इसको उतार लो, फिर इसको स्टार्ट, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखो जो यूक्लिड है ना, ये इसके बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था, चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 के अंदर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो यूक्लिड है, इनको ही हम फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री। इनका मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, ज्योमेट्री के अंदर तो इनका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, और उसी का एक स्टेप है जिसके जो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में है क्या चीज, जो एल्गोरिथम होती है इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हम करते हैं किसी भी लॉन्ग डिवीजन, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, उन नंबर ऑफ स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एक वर्ड और यूज होगा यहाँ पे जिसको हम बोलेंगे लेमा। ये वर्ड और इस्तेमाल होगा यहाँ पे, क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे लेमा। लेमा जो होता है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, यानी ये कोई किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ की हुई स्टेटमेंट होती है उसको हम बोलते हैं
11। अब बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, ये हम पहले से जो करते आ रहे हैं, सालों से हम करते आ रहे हैं, सिंपल डिवाइड ही होता है। लेकिन इन्होंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, किस तरीके से इन्होंने इसको एलोबरेट किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो हमारा कहलाता है डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिवाइजर। जो इसका रिजल्ट निकल के आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। और अगर जो डिवाइड करने के बाद नीचे कुछ बचता है तो उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसका जो हम पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मान लीजिए जो ये डिविडेंड है, इस डिविडेंड को अगर जो मान लीजिए मैं किसी नंबर मैं ए से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, और जो डिवाइजर है जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको मान लीजिए मैं बी से डिनोट कर देता हूँ, और जो क्वोशिएंट है इसको मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ, रिमाइंडर को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट क्या निकल कर आएगी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर आएगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो डिविडेंड होता है, यानी अगर जो मैं इस डिविडेंड को a मान रहा हूँ, यानी अगर जो डिविडेंड a है, ठीक है, अगर जो मैं इसको a मान रहा हूँ और इसको b मान रहा हूँ, तो here ऑलवेज जो ये होगा a जो होगा किसके ग्रेटर देन होगा, b, यानी a जो होगा हमेशा b से बड़ा होगा, क्योंकि अगर जो ये बड़ा नहीं होगा तो ये डिवाइड कैसे करेगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम के लिए पहले यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, a ऑलवेज b से ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ पे एक रिमाइंडर जो होता है इसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन होती है। रिमाइंडर पे क्या रेस्ट्रिक्शन होती है कि जब भी हम किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है। जैसे जस्ट सपोज मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया, 5 टू कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो गया। अगर तो मान लीजिए मैं 5 को ही 11 से डिवाइड करता हूँ तो 5 टू 10, 1 आ गया रिमाइंडर। अगर तो मैं 12 से डिवाइड करता हूँ 5 को, 5 टू 10, तो 2 रिमाइंडर आ गया। अगर जो मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ गया, 5 टू 10, यहाँ रिमाइंडर 3 आ गया। अगर जो मान लीजिए मैं 14 को करता हूँ 5 से, तो 5 टू 10, 4 आ गया। अगर बाय चांस मैं दोबारा से 15 लिख दूं तो आपको पता है कि ये कंप्लीटली चला जाएगा, 5 3 15। यानी अगर हम कोई ऑब्जर्वेशन ले, हमने यहाँ पे जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उन्होंने 5 लिया है, यहाँ पे हमारा दोबारा से रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर जो मैं किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमेशा उस नंबर से एक लेस तक बचेगा। मतलब एग्जैक्ट वो नहीं बच सकता, क्योंकि देखिए पहले मैंने 5 को 10 से डिवाइड किया तो कंप्लीटली 0 आ गया, फिर मैंने एक नंबर बढ़ाया तो रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 5 यहाँ पे डिविडेंड को 1 और बढ़ा दिया तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। दोबारा मैंने बढ़ाया लेकिन अब हमें पता है ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यानी इस नंबर को अगर जो मैं इरेज कर दूं तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये आई कि अगर जो मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ किसी से तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा एक लेस तक बचता है, और ये कंडीशन भी है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो अगर जो हम बात करें तो रिमाइंडर की कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर जो होगा 0 के इक्वल या ग्रेटर देन आएगा, लेकिन क्या होगा, b से स्मॉलर होगा। ठीक है, इस रूल का मतलब क्या हो गया कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा लेकिन b से स्मॉल होगा। आपको पता है ये b हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इससे लेस होगा। लेस कितना, 1 लेस। अगर तो मान लीजिए आप किसी नंबर को, मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ भी है, मान लीजिए 367 है,
और मैं आपको इसको 10 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो इस 10 को डिवाइड करने पर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी यहाँ पे नंबर हो, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे आपका मान लीजिए अगर जो मैं a को इस 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है। अभी हमें ये नंबर तो पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9 तक आ सकता है। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा 0 से लेके r की वैल्यू क्या होगी 10 से लेस तक होगी, यानी जो भी यहाँ नंबर होगा उससे लेस तक रह सकता है, यानी रिमाइंडर्स की कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। और यही जो रूल होता है यही हमारा क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। इसी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब हम इसके बारे में करेंगे, ये एक बार रूल यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए 55 है, वो इधर है। मान लीजिए आपको इसका क्या निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है। जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे सॉल्यूशन करते समय हमेशा पहले ये ध्यान रखिएगा जो नंबर ग्रेटर देन हो उसको शो कर दीजिएगा। लिखेंगे हेयर 210 इज ग्रेटर देन 55 है। यहाँ पे ये जो 210 है ये किससे ग्रेटर देन है 55 का। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है डिविडेंड का काम करेगा। साइड में क्या करेंगे हम इसका डिवाइड करेंगे। पहले हमने किया 210 को 55 से डिवाइड करते हैं। अब आपको पता है कि ये पहली रकम दो रकम लेंगे तो 21 है, ये तो बहुत लेस है, तो हमें कंप्लीटली लेना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5 और ये आएगा आपका 4। ठीक है 45 आ गया। अभी हम इसको इतना ही रखेंगे। अब हमारे पास आगे कोई भी नंबर नहीं है कि हम इसको यहाँ पे उतार सकें, नहीं है रकम, यानी ये हमारा पहला हो गया। ये हमारा क्या आ गया डिवाइजर आ गया, ये हमारा डिविडेंड है, ये आपका क्वोशिएंट है और ये क्या है रिमाइंडर। अब ये हमने रूल क्या सीखा था डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा रूल अभी हमने पढ़ा था। तो पहला स्टेप हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी नाउ जो 210 है वो किसके इक्वल होगा 55 इनटू में क्या है ये 45 है। हम इसको डिवाइड जब तक करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने की कंडीशन ये होती है कि आपको डिवाइड जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और उसी के थ्रू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी यही कहता है। अब जैसे हमने फर्स्ट स्टेप लिख दिया, अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये हमने 6th क्लास में सीखा था इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन से। अब ये जो 55 है इसको यहाँ रखेंगे। अब ये 55 आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 55 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 10 डिविडेंड। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को भूल जाओ। अब आपके लिए डिविडेंड ये है, डिवाइजर ये है, क्वोशिएंट ये है और रिमाइंडर ये है। तो लिखेंगे इसको 55 बराबर होगा 45 इनटू में 1 प्लस में 10। अब हमारे लिए ये क्या काम करेगा आपका, ये डिविडेंड का काम करेगा, ये डिवाइजर का काम करेगा। अब इसको 45 को यहाँ रखेंगे, 10 4 40, ये आ गया 5। अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब हम ऊपर वाले को बोल जाएंगे हमारे लिए ये डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ 45 रखेंगे, ये आ गया 10 इनटू में 4 प्लस में 5। अभी भी नहीं गया है, तो इसका मतलब अब ये जो 10 होगा, अब ये हमारा काम क्या करेगा डिविडेंड का काम करेगा। 5 टू द 10 मींस ये रिमाइंडर आपका आ गया 0। अब पहले इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, 10 इक्वल टू क्या आ गया 5 इनटू में 2 प्लस में 0। यानी हमने किससे डिवाइड किया कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया 5 से। तो यानी जो 5 होगा ये क्या है इसका एचसीएफ का। तो लिखने का तरीका क्या होगा, एचसीएफ लिखेंगे किसका
210 and 55 का आपका कितना आ गया 5। ये आपका HCF आ गया। एक्सरसाइज जो 1.1 है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज इसी मेथड से करना है। ये जरूरी नहीं है कि आपके ये स्टेप्स ऐसे चलते चले जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जिसके अंदर ये यहाँ पे नंबर्स दिए हो और उसको आप बता रहे हो कंप्लीटली फर्स्ट स्टेप में डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में अगर मान लीजिए यहीं पे ये रिमाइंडर क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, तो मेरा आंसर 55 बन जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ स्टेप्स में जाए, लेकिन कोशिश यही है कि लॉन्ग डिवीजन बोला गया है तो स्टेप्स इंक्रीज होंगे। सवाल क्या है, ये आपका है 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि ये कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 cube + 1, 6 cube + 3 और 6 cube + 5। हमें ये बताना है कि कोई भी जो है पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म का होता है, जहाँ पे क्यू क्या है, कोई सम इंटीजर्स है। अभी हमने बात करी थी यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, BQ + R होता है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो B की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 6 है। जब B की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे इस R पे रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, अगर जो B की वैल्यू 6 है तो R के ऊपर इस रेस्ट्रिक्शन होगी कि जो R होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन लेस देन किसके होगा, 6 के होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर तो हमें ये पता लग गया है कि भाई हमारा डिविडेंड क्या है और डिवाइजर क्या है, अगर तो हमें डिवाइजर का पता है तो हम रिमाइंडर की कंडीशंस के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। अब जब हमने ये पता लगा लिया तो इसको लिखने का स्टेप्स बता रहा हूँ, लिखने का तरीका क्या है। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम मान लेते हैं कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी ये डिविडेंड है जिसको डिवाइड किया होगा तो ये इस फॉर्म में आया होगा। तो हमने मान लिया ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर एंड, और जो ये हमारा b है वो क्या है आपका 6 है। यहाँ पे अगर तो यहाँ पे मान लीजिए 4 होता तो हम 4 मान लेते, यहाँ पे 8 होता तो 8 मान लेते, जो भी रकम होगी यहाँ पे 3 होगा तो हम यहाँ 3 मान लेंगे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। तो हेयर हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ए किसके फॉर्म में हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में आ, जहां पे वेयर आर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, 0 से लेके आर की वैल्यू क्या होगी, 6 से लेस देन होगी। यानी पॉसिबल आर रिमाइंडर्स क्या होंगे यहाँ पे, पॉसिबल रिमाइंडर, यानी जो पॉसिबल शेषफल होंगे वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4 एंड 5। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, यानी 0 से लेके 5 तक होंगे। तो पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे हमारे, यानी पॉसिबल ए कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, तो ए किस किस फॉर्म में हो सकता है। देखो यहाँ पे पहले इस आर की वैल्यू 0 डालो तो क्या होगा, ए इक्वल टू 6 क्यू हो सकता है, ए इक्वल टू अगर जो मैं 1 डालूंगा तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है, ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 2 हो सकता है, ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 3 हो सकती है, ए की वैल्यू 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है, और ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 क्यू प्लस, मतलब ए जो हो सकता है वो इतने रूप का हो सकता है। लेकिन सवाल में हमें ये नहीं पूछा कि ए किस किस फॉर्म में होगा, वो ये कह रहा है कि ओड जो नंबर होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि जो नंबर्स होते हैं, जैसे होल नंबर्स होते हैं या नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ ओड होते हैं और कुछ इवन नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी वही कंडीशन है। देखिए अगर जो आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालें, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी डालें, ये हमेशा इवन नंबर देगा, ये भी इवन देगा और ये भी इवन देगा, क्योंकि इनके साथ इवन नंबर ऐड है। तो इसका मतलब ये है हमें ओड चेक करना है, लेकिन ये नंबर्स हमारे क्या दे रहे हैं, इवन। तो लिखेंगे हियर 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 कैन नॉट बी odd positive integer।
सो 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5 will be odd positive integer. तो ये क्या होंगे? odd positive integers होंगे. ठीक है, स्टॉप.